बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेलीविजन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफ्तर अली हूं। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से पिछले हफ्ते के दौरान गैर रस्मी तबसरों का एक सिलसिला सामने आया है, जिसने अमेरिका और रूस के ताल्लुकात को तकरीबन नुक्ता उबाल तक पहुंचा दिया है। बहरहाल, इन तबसरों में मुमकिना तौर पर सबसे सख्त तबसरा हफ्ते के रोज पोलैंड में आया, जिसे उनकी एक बड़ी तकरीर के तौर पर बयान किया जा रहा है, जिसके आखिर में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि वो रूसी सदर पुतिन को इक्तदार से हटाने की बात कर रहे हैं। वारसा के शाही महल में जमा पोलैंड के सरकारी हुक्काम और मुअज़्ज़िज़ीन के सामने अपनी तकरीर में अमेरिकी सदर ने एक बार फिर खबरदार किया कि दुनिया जमहूरियतों और शख्सी हुकूमतों के दरमियान एक फैसला कुन तनाज़े के दौर से गुजर रही है। नीटो अपने रुकन ममालिक की सरजमीन के हर इंच का दिफा करेगा। उन्होंने यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का वादा भी किया। हालांकि उन्होंने यह भी वाजे किया कि अमेरिकी फौज वहां रूसी अफवाज के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होगी। आइए पहले आपको जो बाइडेन का कंफ्यूजन से भरपूर खिताब सुनाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। Putin has the gall to say he's denazifying Ukraine. It's a lie. It's just cynical. He knows that. And it's also obscene. President Zelensky was democratically elected. He's Jewish. His father's family was wiped out in the Nazi Holocaust. And Putin has the audacity, like all our autocrats before him, to believe that might will make right. There's simply no justification or provocation for Russia's choice of war. It's an example of one of the oldest human impulses, using brute force and disinformation to satisfy a craving for absolute power and control. It's nothing less than a direct challenge to the rule-based international order established since the end of World War II. These international sanctions are sapping Russian strength, its ability to replenish its military, and its ability to project power. And it is Putin, it is Vladimir Putin who is to blame, period. Don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory with the full force of our collective power. In this battle, we need to be clear-eyed. This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead. A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principle, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. खिताब आपने सुना। ये एक महाजरा लेकिन नपी तुली तकरीर थी और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से लेकर दूसरे आला हुक्काम महीनों से इसी तरह की बातें कह रहे हैं। और फिर शुक्रिया और अलविदा कहने के दौरान मिस्टर बाइडेन ने अपने रूसी हममनसब के बारे में मजीद कहा कि बाखुदा ये शख्स इक़्तिदार में रहने के काबिल नहीं है। पुतिन को कसाई भी कहा। इस किस्म के बयान क्या जंग रोक सकते हैं, बल्कि जंग को मजीद हवा देंगे। दुनिया को समझ जाना चाहिए कि अमेरिका ही हर मुल्क में तबाही का सबब बनता है, क्योंकि ये किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी दूसरे की तरक्की अमेरिका को चुभती है, किसी दूसरे मुल्क की खुशहाली अमेरिका को चैन से सोने नहीं देती। अफगानिस्तान, शाम, इराक, लीबिया और अब यूक्रेन, ये तमाम मिसालें आपके सामने हैं। ये तमाम ममालिक अमेरिका के घटिया अज़ाम की भेंट चढ़ गए। रूस के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर की तकरीर और रूस से मुताल्लिक इक़्तिबासात शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए हैरानकुन हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। मसलन उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि दुनिया सिर्फ अमेरिका और ज्यादातर यूरोप तक ही महदूद है। रूसी रद्द-ए-अमल के बाद अमेरिका की इस बयानबाजी से पीछे हटने का अमल शुरू होता है। बाइडेन इंतजामिया के एक एहलकार ने इस दौरान कहा कि सदर का नुक्ता नजर यह था कि पुतिन को अपने पड़ोसियों या खित्ते पर ताकत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो रूस में पुतिन के इक्तदार या हुकूमत की तब्दीली पर बात नहीं कर रहे थे। जिस रफ्तार के साथ अमेरिका ने अपने सदर के बयान पर वजाहत जारी की, इससे पता चलता है कि उनके अल्फाज में कितने खतरात मुज़मिर हो सकते हैं।
बाद में मिस्टर ब्लिंकन के यहां भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दी। इससे पहले अमेरिकी सदर ने मिस्टर पुतिन को कसाई कहा था। गुज़श्ता हफ्ते वो रूसी रहनुमा पर जंगी जराइम का इल्जाम लगाकर अपनी ही इंतजामिया के सफारती अमल से आगे निकलते नजर आए हैं। दोनों सूरतों में मिस्टर बाइडेन के तबसरों ने मॉस्को की तरफ से मजम्मत और इंतबाहात को जन्म दिया कि अमेरिका और रूस के सफारती ताल्लुकात मुनक़ता होने की तरफ जा रहे हैं। किसी मुल्क के रहनुमा की मजम्मत करने और उसकी बरतरफी के मुतालबे के दरमियान एक लकीर होती है। कभी कभी सफारतकारी की हद से ज्यादा शोला बयानी हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसी लकीर थी जिसका अमेरिकी और सोवियत रूस दोनों ने सर्द जंग के उरूज के जमाने में भी एहतराम बरकरार रखा था। और ये वो एक लाइन है जिसे मिस्टर बाइडेन ने बज़ाहिर पार किया था। इक़्तिदार की तब्दीली एक ऐसी चीज है जिसका ताकतवर ममालिक पर कमजोर ममालिक पर मुसल्लत करने का इल्जाम आयद किया जाता है। ये वो नहीं है जिसका मुतालबा एक जौहरी हथियार से मुसल्लह मुल्क दूसरे से मुतालबा करे। यहां तक के इतवार तक कुछ अमरीकी इत्तेहादी भी मिस्टर बाइडेन के तबसरों से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने खबरदार किया है कि अमरीकी सदर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस जंग को बगैर भड़काए रोकना चाहते हैं जो रूस ने यूक्रेन में शुरू की है। अगर हम यही करना चाहते हैं तो हमें चीजों को बढ़ाना नहीं चाहिए, न ही अल्फाज से या अमल से। वाशिंगटन में कांग्रेसी रहनुमा भी इस पर तशवीश का इजहार कर रहे थे। सेनेट की खारजा ताल्लुकात की कमेटी के एडाहो से सीनियर रिपब्लिकन जम्ब्रिश ने मिस्टर बाइडेन को रिमार्क्स और इनके तमाम तर मामलात समेत खौफनाक लग्जिश करार दिया है। उन्होंने कहा, खुदारा मेरी ख्वाहिश है कि वो इन्हें स्क्रिप्ट के तहत ही रखें। जब भी आप कहें या हत्ता के जैसा कि उन्होंने कहा और किया, यह जाहिर होता है कि पॉलिसी इक़्तिदार की तब्दीली है। एक बहुत बड़ा मसला पैदा करने वाली बात है। इस इंतजामिया ने जंग को भड़काने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। इसे भड़काने के लिए आप हुकूमत की तब्दीली के मुतालबे से बड़ी कोई दूसरी बात नहीं कर सकते। मिस्टर बाइडेन के यहां बगैर तैयारी वाले तबसरों का रिकॉर्ड है जो इन्हें मुश्किल हालात में डालता रहा है। इसकी वजह से माजी में वो सदारती उम्मीदवार होने से महरूम भी रहे और जब वो ओबामा इंतजामिया में नायब सदर थे तो उन्होंने कभी कभार एहलकारों को मायूस भी किया था। तहाँ वो बातें मुकम्मल तौर पर हादसाती भी नहीं थी। वो ये जाहिर कर सकते हैं कि मिस्टर बाइडेन का दिल कहां है। यूक्रेन में जारी जंग के बाद हर आलमी रहनुमा के अल्फाज इस कदर अहमियत रखते हैं और अमेरिका के सदर के अल्फाज से ज्यादा कोई और अहमियत नहीं हो सकती। इस तमाम तर तनाजुर में इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अमेरिका की जानिब से, मिस्टर बाइडेन की जानिब से, यूरोपीय ममालिक की जानिब से कोई ऐसा बयान सामने ना आए जो कि चकलश की वजह बने। और यही हो सकता है जब ये हुकूमत की तब्दीली की बात करेंगे, सदर की तब्दीली की बात करेंगे, जमहूरियत की तब्दीली की बात करेंगे या किसी भी मामले पर बात करेंगे जो रूस के खिलाफ होगी, तो रूस मजीद ज्यादा बिफरेगा और रूसी सदर पुतिन मजीद ज्यादा जंग की तरफ जाएंगे और जंग को पसंद करेंगे। क्योंकि अमेरिका बहादुर वाज़ेह तौर पर एक ही बात करता हुआ नजर आ रहा है कि रूस को अपने इक़दामात से रुक जाना चाहिए, वरना रूस के खिलाफ यह कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वो रूसी सदर को यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब आपका इक़्तिदार खत्म हो गया है। यानी दूसरे लफ्जों में वो रूसी सदर को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको आपके इक़्तिदार समेत इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर निकाल फेंकेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? इस पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। यहां पर वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान में जो एक घिनौना खेल खेला जा रहा है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में आजकल एक घिनौना खेल खेला जा रहा है। यह खेल किसी जमहूरी मकसद या नजरिए की बुनियाद पर नहीं बल्कि अदम एतमाद का ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है कि एक नई उभरती हुई ताकत को जो दुनिया में ताकत का तवाजुन कायम करने की कोशिश कर रही है और ताकत के घमंड में बदमस्त अमेरिका को मनमानियों से रोकने की कोशिश में मसरूफ है कि सेंटकॉम और इंडो पैसिफिक कमान को तोड़ दिया जाए। तहरीक अदम एतमाद का मकसद पाकिस्तान को अमरीकी बालादस्ती को लगाम देने के लिए उन आलमी ताकतों के साथ मिलकर काम करने से रोकने की कोशिश है। मगर पाकिस्तान गुज़श्ता 3 दहाइयों से जिन हालात का सामना कर रहा है, इनकी वजह से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। पाकिस्तान के पावर पोटेंशियल और हकीकी ताकत के दरमियान राब्ता मुनक़ता है। बज़ाहिर ये महसूस होता है कि पाकिस्तान ने तमाम कुर्बानियां तंगदस्ती और हाइबरनेशन के लिए दी हैं। मामलात इस नहज पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि पाकिस्तान की अशराफिया अपने मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दे रही है। यह पाकिस्तानी क़यादत की खुद गर्जी और हवसे इक़्तिदार का ही नतीजा है कि आज कुछ ममालिक ने मालियाती इदारे पाकिस्तान की पॉलिसियों को कंट्रोल करने के दर पे हैं। पाकिस्तानी अशराफिया की गजफहमी की बात की जाए और हवस की बात की जाए तो लातीनी ममालिक की मिसाल बनता जा रहा है जो गैर मुल्की मुदाखलत की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच गए। यही वजह है कि हम पाकिस्तानियों को लातीनी अमरीकी ममालिक के सियासी और मुआशी मुताले की दावत देने की बात कर रहे हैं, जहां गुर्बत, बुरी हुक्मरानी, सियासी बगावत के जरिए ऐसे हालात पैदा किए गए कि गैर मुल्की इदारों जैसा कि मालियाती इदारों
बैंकों, वेंचर सरमायादारों, सट्टाबाजों, कार्नेल, रेगुलेटर्स और एनजीओ के जरिए इन ममालिक की पॉलिसियों को कंट्रोल किया जाता रहा है। यह इलाका दाइश का मरकज बन गया। यहां से यह गिरोह शाम और लीबिया तक फैले। दाइश के अफगानिस्तान में पांव मजबूत किए गए, जहां से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले होना शुरू हुए। पाकिस्तान दहशतगर्दी का अफरीद सह रहा था। इन हालात में आलमी विजन के साथ इमरान खान इख्तिदार में आए। उनके विजन को आईसी और उभरती कुव्वत चीन में पजीराई मिलना शुरू हुई। ये वो मुहर्रकात थे जो पाकिस्तान की पॉलिसीज अपनी मर्जी से बनवाने वालों के लिए किसी कीमत पर भी काबिल कबूल न थे। ये कुव्वतें तो मुल्क को इस राह पर चलाना चाहती थी जिस पर कौमी मफाद हमेशा झोलता रहे। मुल्क में गुर्बत और बदनजमी, बैड गवर्नेंस हो, ताकि आलमी ताकतों को पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक पॉलिसी बनवाने का मौका मिलता रहे। मौजूदा तहरीक अदम एतमाद के मुहर्रकात और इसके असरात को समझने की बहुत जरूरत है। मुहर्रकात वो नहीं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, बल्कि असल मुहर्रक तो आलमी मुदाखलत है। मुल्की और गैर मुल्की अदाकारों के दरमियान मफादात के गठजोड़ का मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम और कसाद बाजारी का शिकार करना है। आज के जमाने में मसावात पसंदों और सरमायादाराना निजाम के दरमियान जंगें इस तरह लड़ी जा रही हैं। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल और उनकी वजूहात समझने की जरूरत है। कुछ ताकतें पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल तक पहुंचने से क्यों रोकना चाहती हैं? ये तीन वजूहात पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम और कश्मीर का मसला है। यानी इन तीन मामलात को समझना होगा। अब इन तीन में यूरेशिया में इस्लामी ममालिक का उभरना और ताकतवर होना भी शामिल हो गया है। यानी पाकिस्तान इस्लामी रियासतों से मुआशी ताल्लुकात बढ़ाना और चीन की मदद से अमेरिका के ममालिक तक तिजारत चाहता है जो आलमी ताकतों को कबूल नहीं है। मगरबी ममालिक के नुक्ता नजर में ये जोग्राफियाई हिकमत अमली के अहम इलाके पाकिस्तान का गुनाह बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में ठगों बदमाशों का उभरना कोई इत्तेफाक नहीं है। एक ऐसे मुल्क में जहां रहनुमाओं की अक्सरियत फॉर सेल हो, वहां ऐसा मुल्क जिसके वसाइल और जोग्राफिया काबिल रश्क हो, उस मुल्क के लिए वसाइल और जोग्राफिया के सम्राट ममनू कर दिए जाते हैं। इस बार नफसियाती तौर पर हवस ज़दा सियासतदान और इमरान खान आमने सामने हैं, जबकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदारी का ऐलान कर रही है। टेस्ट क्रिकेट टीम की तरह पाकिस्तान के किरदार में भी कमाल की खूबियां हैं। हमें यकीन है कि मोतदिल कुव्वत इरादी मायूसी पर काबू पा लेगी, मुश्किलात का मुकाबला करेगी और अवाम के लिए राहत और फख्र का बायस बनेगी। लेकिन जो मौजूदा तनाजुर है, इस तनाजुर में आप किसी भी सियासी कुव्वत को देख लीजिए, वो अकल फहमी, वो अकलमंदी, होश फहमी और होशमंदी का मुजाहरा करती हुई नजर नहीं आ रही। सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? जमहूरियत को ही पाकिस्तान में पनपने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या इसमें आलमी ताकतें हैं जो अपना किरदार अदा कर रही हैं, या इसमें मौजूदा ताकतें भी हैं, मुल्की ताकतें भी हैं जो अपना किरदार अदा कर रही हैं? अशराफिया क्यों नहीं चाहती कि इमरान खान इसी तरह से अपनी हुकूमत को कंटिन्यू रखे? वजह क्या है? अगर केसेस की बात की जाए तो वो तमाम तर केसेस पहले के थे। अगर मौजूदा हुकूमत ने वो केसेस बनाए भी हैं तो मौजूदा हुकूमत उन केसेस को उस तरह से परसू ही नहीं कर सकी। सवाल यह पैदा होता है कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, दीगर अपोजिशन जमातें हो, कोई भी सियासी जमात हो, हत्ता के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही क्यों ना हो, ये तमाम तर जमातें मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए मिल बैठकर कानून साजी क्यों नहीं कर सकते? मिल बैठकर किसी भी मामले पर ऐसा इत्तेफाक राय क्यों नहीं कर सकते जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान ना हो, पाकिस्तान को फायदा हो, पाकिस्तान फले फूले, पाकिस्तान आगे बढ़े? अगर मौजूदा हुकूमत की बात की जाए, मौजूदा हुकूमत चली जाती है और इस मौजूदा हुकूमत के जाने से जो एक सियासी खला पैदा होगा, सवाल यह पैदा होता है कि इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लोग अब ये बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें मुआशी मसला नहीं है, महंगाई का मसला नहीं है, हमने मान लिया कि महंगाई हो गई, लेकिन हम किसी भी सूरत में अपोजिशन जमातों को हुकूमत में देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अवाम ये बात कहते हैं कि गुज़श्ता 30 सालों से जो करप्शन हो रही थी, जो मामलात बन चुके थे, पाकिस्तान को जिस तरह से पाताल की गहराइयों में झोंक दिया गया था, फेंक दिया गया था, उन पाताल की गहराइयों से निकालने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने कोशिश की है। वजीर आजम इमरान खान की इन कोशिशों को बारावर नहीं होने दिया गया। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अपोजिशन पर आयद होती है। जिस तरह से गुज़श्ता दौर हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वजीर आजम इमरान खान, जो मौजूदा वजीर आजम हैं, इन्होंने पूरे के पूरे टेन्योर में, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के टेन्योर में बहुत सारी रैलीज निकाली, बहुत सारे जलसे किए और हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उनका उस वक्त का ये इकदाम भी काबिल तहसीन नहीं गिरदाना जा सकता, और इस वक्त जो अपोजिशन जो इकदामात कर रही है, ये भी काबिल तहसीन नहीं गिरदाना जा सकता, क्योंकि इससे अमली तौर पर नुकसान किसी और को हो या ना हो, जमहूरियत को होगा, और जमहूरियत को नुकसान होने का मतलब पाकिस्तान को नुकसान होना है। पाकिस्तान के नुकसान को किस तरह बचाया जा सकता है,
किस तरह कम किया जा सकता है, इसके लिए तमाम तर सियासी जमातों को मिल बैठना होगा और मिल बैठकर फैसला करना होगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।